साथियों नमस्कार। मैं ओंकार गोस्वामी आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज आरपीएससी ने बहुप्रतीक्षित स्कूल व्याख्याता का सिलेबस जारी कर दिया गया है। आज हम इस वीडियो में स्कूल व्याख्याता के हिंदी विषय के जो पेपर सेकंड के अंतर्गत आता है के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें काफ़ी बदलाव हुआ है और क्या हटा है और क्या जुड़ा है और अब क्या रणनीति हम रखें जिससे हमारा सिलेक्शन है वो 100% हो। इस बारे में विस्तार से बात करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप चैनल पर यदि नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। प्रथम दृष्टया में इसमें आप सिलेबस पर यदि दो पंक्तियों में बात कहूँ तो यही है कि जो 11वीं 12वीं की पुस्तकें उन्हें हटा दिया गया है और कुछ रचनाएं हैं वो इसमें शामिल कर दी गई है। इसके अलावा थोड़ा बहुत हेर फेर काव्य शास्त्र के पोर्शन में हुआ है। इस पर सारी जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। और सबसे पहले हम बात करते हैं इस पैटर्न के बारे में। और एक मुख्य बात इसमें यह भी है कि सेकेंड ग्रेड के सिलेबस की तरह इस बार फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में भी जो विभिन्न खंड है उन खंडों का अंक विभाजन नहीं किया है। 150 प्रश्नों का प्रश्न पत्र हमें मिलेगा परीक्षा में और अंक हैं इसके पूर्णांक 300 अंक हैं और 1/3 इसकी माइनस मार्किंग है और जो समय अवधि है वो 3 घंटे पेपर की रहेगी। अब हम बात करते हैं खंड 1 जो कि उच्च माध्यमिक स्तर का है उसके बारे में। यहाँ पर जो पहला जो पोर्शन है वो है व्याकरण का। व्याकरण में यदि देखा जाए तो खंड 1 के अंतर्गत अ में जो संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय ये पहले से ही हमारे सिलेबस में थे, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। दूसरा बिंदु है पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, सम श्रुत भिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द। यह पोर्शन भी हमारे पहले कोर्स में था सिवाय अनेकार्थी शब्द के, तो ये एक नया बिंदु जोड़ा गया है। फिर हम बात करते हैं शब्द शुद्धिकरण और वाक्य शुद्धिकरण। शब्द शुद्धिकरण और वाक्य शुद्धिकरण पहले से ही हमारे सिलेबस के अंदर है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। फिर है अगला अर्धशासकीय पत्र, विज्ञप्ति, परिपत्र, निविदा, ज्ञापन और अधिसूचना। इनको भी ज्यों क्या त्यों रखा है। और मुहावरे और लोकोक्तियाँ ये जो बिंदु हैं इसे अभी नया जोड़ा है, पहले सिलेबस में ये सीधे तौर पे नहीं था। फिर बात करते हैं अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश की। ये पहले से ही हमारे कोर्स में शामिल था। और जनसंचार के प्रमुख माध्यम, तत्संबंधी लेखन और पत्रकारिता यह भी पहले से शामिल था। और कविता, कहानी, वार्ता, रिपोर्टाज एवं डायरी लेखन विषयक परिभाषा तक शामिल था। अभी इस बार एक नया सब तत्व जोड़ा है, तो इनके तत्वों से संबंधित प्रश्न भी आएंगे, पहले भी आते थे और इसमें कोई मोटा बदलाव नहीं हुआ है। तो फिर अब इसमें से हटा क्या है? एक यहाँ पर इसी खंड 1 के अ भाग में पहले शब्दकोश उपयोग पद्धति जो बिंदु हुआ करता था उससे संबंधित लगभग 2 प्रश्न आते थे, वो हटा दिए गए हैं। तो इस पोर्शन में यानी कि खंड 1 के अ भाग में अनेकार्थी शब्द और मुहावरे लोकोक्तियां जोड़ा गया है और जबकि शब्दकोश उपयोग पद्धति को हटा दिया गया है। अब हम बात करते हैं खंड ब की। इसमें पहले इस स्थान पर कक्षा 11 और 12 की अनिवार्य हिंदी की और हिंदी साहित्य की सारी पुस्तकें जिनकी संख्या 9 है वो शामिल थी। सेकेंड ग्रेड में भी 9वीं से 12वीं तक की सारी किताबें हटा दी गई हैं
और फर्स्ट ग्रेड में 11वीं और 12वीं की जो पुस्तकें थी उनको भी हटा दिया गया है। तो फिर अब खंड 1 के ब भाग में क्या बदलाव हुआ है? तो ब भाग में पुस्तकें 11वीं से 12वीं हटा दी गई हैं और उसके जगह, उसके स्थान पर अब जो स्नातक स्तर का जो काव्य शास्त्र था उसको यहाँ पर सेट कर दिया गया है। और उसमें जो स्नातक स्तर के कुछ अलंकार, छंद इत्यादि थे उनको हटा दिया गया है और 12वीं तक का जो कोर्स में शामिल है अलंकार और छंद, उनको यहाँ पर शामिल कर दिया गया है। तो अब उस पर भी बात करते हैं। ब भाग में शब्द शक्ति पहले से कोर्स में थी हमारे, जो कि स्नातक स्तर वाले उस पोर्शन में थी। अलंकार थे और अलंकार में बात करें कि ये सारे अलंकार पहले से ही हमारे कोर्स में थे। तो फिर क्या हटाया है इसमें? जो व्यतिरेक अलंकार, विरोधाभास अलंकार, असंगति अलंकार, विभावना अलंकार, अन्योक्ति अलंकार और समासोक्ति अलंकार, ये सारे हटा दिए गए। यानी कि लगभग 6 अलंकारों को हटा दिया गया है, माइनस कर दिया है। अब हम बात करते हैं छंद की। अलंकारों के बारे में कहें कि ये छंद, अलंकार इत्यादि और ये कक्षा 11वीं और 12वीं के कोर्स के अकॉर्डिंग है, यानी कि इतने ही 11वीं और 12वीं के कोर्स में उन्हें ही यहाँ पर आपके अपने इस पाठ्यक्रम में शामिल किया है। फिर छंद की बात करते हैं। ये सारे दोहा, चौपाई, रोला, उल्लाला, गीतिका, हरिगीतिका, ये छंद भी पहले से ही शामिल है। अब इसमें छंद कम कर दिए गए हैं, 4 छंद कम कर दिए गए हैं। कौन से? कवित, छप्पय, कुंडलिया और द्रुत विलंबित, इन्हें कम कर दिया गया है। और ये जो 4 छंद है वो आपके इस पोर्शन में कम हुए हैं। काव्य गुण में माधुर्य और ओज प्रसाद तीनों ही है। काव्य रस में स्वरूप, रसावयव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, विभिन्न रसों के लक्षण और उदाहरण, ये सब कुछ पहले से ही थे। तो अब मोटे तौर पे बात की जाए तो खंड 1 के ब भाग में पहले जो 11वीं 12वीं की पुस्तकें थी उनको हटा दिया गया है और अब उनके स्थान पर स्नातक स्तर का जो काव्य शास्त्र का पोर्शन है उसे यहाँ पर लगा दिया गया और उसमें अलंकार, 6 अलंकार और 4 छंद, ये कम करके यहाँ पर सेट कर दिया गया है। तो थोड़ा सा यहाँ पर अलंकार और छंद कम हुए हैं। तो ये था खंड 1 में बदलाव। अब हम बात करते हैं खंड 2, जो कि स्नातक स्तर का है। इसमें हिंदी साहित्य का जो पोर्शन है वो मुख्य रूप से है और इस पोर्शन में जो पहला बिंदु है वह है इतिहास लेखन की परंपरा, प्रमुख इतिहास ग्रंथ, इतिहास विषयक लेखक, इतिहास लेखक और हिंदी साहित्य का आरंभ, काल, विभाजन और नामकरण। यह बिंदु ज्यों का त्यों रखा है। फिर आदिकाल में रचनाओं की प्रामाणिकता, प्रवृत्तियां, प्रमुख रचनाकार और रचनाओं का परिचय, इसे ज्यों का त्यों रखा है। लेकिन चंद बरदाई और नरपति नाल, ये 2 शब्द यहाँ पर लिखे हैं, 2 कवियों के यहाँ पर नाम दे रखे हैं। इसका मतलब है कि इस बार इन पर आधारित प्रश्न आने वाले हैं, जरूर आने वाले हैं और इनको हमें डीप से पढ़ना पड़ेगा, इनकी रचनाओं के बारे में और इनके बारे में विस्तार से हमें पढ़ना पड़ेगा। फिर हम भक्ति काल की बात करते हैं। तो भक्ति काल में सामान्य परिचय, भक्ति का उद्भव, विकास और दार्शनिक पृष्ठभूमि, यह भी ज्यों का त्यों रखा है। संत काव्य में विशेषताएं, प्रमुख कवि और रचनाएं, और यह भी ज्यों का त्यों है। लेकिन इसमें कबीर और दादू, ये 2 कवियों के नाम यहाँ जोड़े गए हैं। इसका मतलब है इनके बारे में हमें विस्तार से पढ़ना पड़ेगा और यहाँ से सवाल हमें जरूर पूछा जाएगा। फिर हम बात करते हैं सूफी काव्य की। इसमें विशेषताएं, प्रमुख कवि और रचनाएं, यह पहले की तरह है, लेकिन हमें इस बार जायसी और मंजन को अच्छी तरह से पढ़ना है। यहाँ से प्रश्न हमें परीक्षा में मिलेंगे। फिर है राम भक्ति काव्य में विशेषताएं, प्रमुख कवि और रचनाएं, और इस राम भक्ति काव्य में तुलसीदास के बारे में हमें विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। तुलसीदास की सारी रचनाओं के बारे में विस्तार से पढ़ना पड़ेगा, तुलसीदास के जीवन के बारे में विस्तार से पढ़ना पड़ेगा और तुलसीदास के सवाल जरूर हमारी परीक्षा में आएंगे। फिर है कृष्ण भक्ति काव्य और इसकी विशेषताएं, प्रमुख कवि और रचनाएं हैं ज्यों का त्यों, लेकिन यहाँ पर सूरदास, मीरा और नंददास,
इन तीनों कवियों के बारे में विस्तार से आपको पढ़ना पड़ेगा और इनसे संबंधित प्रश्न अवश्य आएंगे। यानी कि जो पीछे हमारे यहाँ पर कवियों के नाम दे रखे, इनको टारगेट करके हमें पढ़ना है, इनके बारे में A to Z हमें मालूम होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं रीति काल की। और रीति काल में रीति से तात्पर्य और रीतिबद्ध, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त तीनों ही काव्य धाराएं और तत्कालीन काव्य की प्रमुख सामान्य प्रवृत्तियां और विशेषताएं, प्रमुख रचनाकार और रचनाओं का परिचय, यह पहले की तरह है। और अब हमें देव, भूषण, बिहारी और घनानंद के बारे में विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से सवाल अवश्य आएंगे और इनके बारे में और इनकी रचनाओं के बारे में विस्तार से हमें पढ़ना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं खंड 2 में आधुनिक काल की। आधुनिक काल में के जो बिंदु हैं वो भी जो के त्यों लगभग रखे हैं। पूर्व पीठिका, तत्कालीन परिस्थितियाँ, हिंदी खड़ी बोली, गद्य का विकास, नवजागरण, भारतेंदु एवं समकालीन साहित्यकार, गद्य की विविध विधाओं का उद्भव, यह बिंदु जो का त्यों है। फिर है विविध गद्य रचनाओं का विकास, नाटक, एकांकी, निबंध, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा और जीवनी, इनको भी ज्यों का त्यों रखा है। संस्मरण, रेखाचित्र और रिपोर्टाज और प्रमुख रचनाकार और उनका परिचय, यह भी पहले की तरह ही बिंदु रखा गया है। और फिर हम आगे बात करते हैं काव्य का विकास, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, समकालीन कविता, इनके रचनाकार और इनका परिचय, यह ज्यों का त्यों रखा है। यानी कि आधुनिक काल में कुछ नया नहीं जोड़ा गया है। और अब हम मोटे तौर पे बात करें खंड 2 की, तो खंड 2 में इस बार सिर्फ हिंदी साहित्य का इतिहास ही रखा गया है। खंड 2 में अब जो कि पहले स्नातक स्तर में काव्य शास्त्र हुआ करता था, उसे अब उच्च माध्यमिक स्तर में या उच्च माध्यमिक स्तर का अब आपसे पूछा जाएगा। तो अब इस खंड 2 का जो अंक भार है वो बढ़ गया है। और इस बार हालांकि पहले भी हमें स्कूल लेक्चरर में हिंदी साहित्य को विस्तार से पढ़ना होता था, और अब और विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता है। और ताकि जो इसका जो अंक विभाजन या हो सकता है बाद में जारी कर दे, लेकिन यदि हम भागों के हिसाब से देखें, खंडों के हिसाब से, तो अब हिंदी साहित्य का जो वेटेज है अब थोड़ा बढ़ गया है। इससे सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछने वाले हैं। अब हम बात करते हैं खंड 3 की, जो कि स्नातकोत्तर स्तर का है, MA स्तर का है। और इसमें पहला जो बिंदु है काव्य हेतु, काव्य लक्षण और प्रयोजन, इसे ज्यों का त्यों रखा है। रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, ध्वनि सिद्धांत और वक्रोक्ति सिद्धांत, इन्हें भी ज्यों का त्यों रखा है। और इसके बाद में अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत और लॉन्जाइनस का उदात्त सिद्धांत, इसे ज्यों का त्यों रखा है। और इसमें एक पहले मार्क्सवाद पूछा जाता था, उसको हटा करके अब मनोविश्लेषणवाद पूछा जाएगा। तो अब ये एक बिंदु नया जोड़ा गया है। और साथ में ही पहले इतना ही था, स्नातकोत्तर स्तर जो खंड 3 का जो भाग था वो इतना ही था, लेकिन अब जो रचनाएं हैं, निबंध, कहानियां और हिंदी भाषा, ये जो टॉपिक्स हैं ये अब नए जोड़े गए हैं। तो अब जो जुड़ने वाला जो मुख्य पोर्शन इस सिलेबस में है वो यही है, रचनाओं के बारे में। और रचनाओं के बारे में भी जो इसमें जो काव्य के साथ साथ पद्य के साथ गद्य की रचनाएं भी जोड़ी गई हैं। और इसमें जो कबीर ग्रंथावली की साखियां जोड़ी गई है, और कौन सी हैं, गुरुदेव को अंग, पद प्रारंभिक 5, पहले वाले 5 पद है वो जोड़े गए हैं, और इसके संपादक है श्याम सुंदर दास। फिर जोड़ा गया है रामचरितमानस, जो कि तुलसीदास कृत है, उसका बालकांड, ये 2nd ग्रेड के कोर्स में, ये वाला पोर्शन जो है 2nd ग्रेड में भी है। बिहारी रत्नाकर, संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर, इसके जो प्रारंभिक 25 दोहे हैं। और साकेत मैथिली शरण गुप्त का जो है, साकेत का 9वां सर्ग सिलेबस में है। तो ये 4 रचनाएं जोड़ी गई हैं।
हालांकि इसका जो पोर्शन है वो कम है, छोटा सा है, लेकिन ये हमें अब पढ़ना पड़ेगा और इसमें काफ़ी पोर्शन है वो सेकंड ग्रेड में भी है। इसके अलावा निबंध पढ़ने पड़ेंगे हमें, और निबंधों में कौन से हैं? कविता क्या है? ये चिंतामणि पहला भाग है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, उसका निबंध है। और शिरीष के फूल, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचना है कल्पलता, उससे लिया गया है। तो ये 2 निबंध आपके कोर्स में है। कहानियों के बारे में बात करते हैं तो प्रेमचंद की कफन कहानी, जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार कहानी और मन्नू भंडारी की यही सच है, ये कहानियाँ इस बार जोड़ी गई हैं। साथ ही हिंदी भाषा का उद्भव, विकास, बोलियां, उपबोलियां, राजभाषा और देवनागरी लिपि, इन्हें जोड़ा गया है। तो यह जो पोर्शन है, रचनाएं, निबंध, कहानियां, हिंदी भाषा वाला पोर्शन, ये नया जोड़ा गया और यहाँ पर जो है वो बदलाव हुआ है। तो मोटे तौर से कहा जाए तो ये पोर्शन जुड़ा है और 11वीं 12वीं की पुस्तकें हटी हैं। अब हम बात करते हैं भाग 4 की। चूँकि सेकेंड ग्रेड में मनोविज्ञान फर्स्ट पेपर में पूछा जाता है, तो अब फर्स्ट ग्रेड में मनोविज्ञान सेकेंड पेपर में पूछा जा रहा है। तो इसमें जो पहले जो हमारे जो 6 भागों में इस खंड को, चौथे खंड को बांटा गया था, लेकिन अब इस चौथे खंड को अब 3 भागों में ही बांटा गया है और इसमें बदलाव विशेष नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत 1-2 बिंदु उन्होंने हटाए हैं और जोड़ने के नाम पर इसमें कुछ भी नहीं जोड़ा है इन्होंने, 1-2 बिंदु है वो हटाए अवश्य है। और बदलाव इन्होंने यह किया है कि जो पहले आईसीटी का जो छठा भाग था वो अब तीसरे भाग में आ गया है और शेष जो 5 भाग थे पहले, वो अब इन्होंने 2 भागों में समेकित कर दिए गए, 2 भागों में इन्होंने जोड़ दिए। तो इस तरह से कहा जाए तो यहाँ पर हल्का सा बदलाव हुआ है, कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। और आईसीटी वाले पोर्शन में जो पहले आईसीटी शिक्षा शास्त्र समाकलन को प्रभावित करने वाले कारक थे, उसे हटा दिया गया है और इसके अतिरिक्त थोड़ा बहुत जो पोर्शन है वो इसमें जुड़ा भी है, कोई विशेष फर्क नहीं है। जैसे मनोविज्ञान की अवधारणा, क्षेत्र और कार्य इत्यादि, ये 1-2 बिंदु जुड़े भी हैं और मोटा बदलाव यहाँ पर नहीं हुआ है, पहले की तरह ही है। और अंत में इन्होंने जो बता रखा है इस परीक्षा के बारे में, 300 अंकों की परीक्षा है, 3 घंटे की है, 150 प्रश्न आएंगे और 1/3 इसकी माइनस मार्किंग है। पहले इस स्थान पर अंक विभाजन हुआ करता था, यानी कि सीनियर सेकेंडरी लेवल का कितने अंक का है, पहले ये सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो है वो 110 अंक का हुआ करता था, ग्रेजुएशन लेवल का भी 110 अंक का हुआ करता था और पीजी लेवल का भी 20 अंक का हुआ करता था और साथ में साइकोलॉजी है वो 60 अंक की हुआ करती थी। लेकिन इस बार यह अंक विभाजन उन्होंने नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत संशय की बात है और हो सकता है आरपीसी बाद में ऐसा कुछ जारी करे, और नहीं करे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें जो सिलेबस दिया है उसे अच्छी तरह से डाइजेस्ट करना है। और एक और बात है कि इस सिलेबस के साथ साथ में सेकेंड ग्रेड का काफ़ी पोर्शन भी इसमें कवर हो रहा है। तो जो लोग दिसंबर में आयोजित होने वाली सेकेंड ग्रेड की तैयारी में भी करेंगे, तो उनको भी इस सिलेबस से सहायता मिलेगी, उससे इनका कोई नुकसान नहीं होना है। उसमें इतना पोर्शन उनका कवर अवश्य होगा और डीपली कवर होगा। हालांकि कुछ एक्स्ट्रा सिलेबस जो सेकेंड ग्रेड का है वो उनको बाद में आगे वाले 2 महीनों में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अब मोटे तौर पे बात करें तो यह सेकेंड ग्रेड के लिए भी सहायक हुआ है। इस बार कुछ न कुछ उसमें बदलाव हुआ है, वह सेकेंड ग्रेड के अनुकूल ही हुआ है। तो यह थी आज के इस सिलेबस के बारे में बात हमने की। आपको यह मेरा जो दृष्टिकोण था कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं और इसे लाइक करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर यदि नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।